खुदाई से मिली जानकारी देते हुए श्री सदार लिखते हैं कि 1947 के पूर्व 1921 से सिंध और अखंड पंजाब में जितने भी उत्खनन हुए वे सब खंबात की खाड़ी और शिमला को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम में ही हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी के अवशेषों की विस्तृत जानकारी के बारे में। इन सब उत्खननों से यह बात उजागर हो जाती है कि भारत में परकोटा बंद नगरों का प्राचीन काल से ही चलन था। बाद में वे अंशतः भुलाए गए। 1948 के बाद भारत में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो उत्खनन किए उससे यह साबित हुआ कि सिंधु घाटी की यह सभ्यता सिंधु घाटी के पार भी अनेक जगहों तक फैली हुई थी। इसमें राजस्थान, गुजरात, सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण में महाराष्ट्र भी शामिल है। सिंधु घाटी के अवशेषों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नगर की। उस वक्त सभी समृद्ध सभ्यताओं में अपने नगरों के रक्षण के लिए नगरों के चारों ओर परकोटा बनाए गए थे। इन परकोटा में जगह जगह चौकसी के लिए बुर्ज भी बने होते थे। इसके अलावा परकोटा से लगा हुआ पानी से भरा खंदक भी होता था। पानी को शहर के चारों ओर घुमाने के बाद उसे मुख्य नदी में शहर से दूर छोड़ दिया जाता था। इस पानी में ऊपरी सतह के नीचे परकोटा के अंदर जाने के लिए छुपी हुई सीढ़ियां होती थी। यही व्यवस्था सभी सिंधु नगरों में तथा मोसापोटामिया, इजिप्ट और क्रीट के द्वीप में भी मिलती है। यह एक प्रकार का नगर संरक्षण तंत्र था, जहां एक तरफ नगरों के बाहर के इलाकों में लूटपूट का माहौल बताता है, तो दूसरी ओर वे उस बात को भी उजागर करते हैं कि भारत से लेकर भूमध्य समुद्री द्वीप क्रीट तक कोई एक सभ्यता 4500 ईसा पूर्व या उससे भी पूर्व विद्यमान थी। सिंधु नगर के लोगों के उर्वरा और क्षेत्र नाम के उपजाऊ खेत नदी के किनारे होते थे। सिंधु लोग नदी के पानी का उपयोग खेत सींचने के लिए करते थे। जिस प्रकार नदी के किनारे बसने के फायदे हैं, उसी प्रकार कुछ हानि भी थी। नदी के पानी से हमेशा बाढ़ का खतरा रहता था। अब बात करते हैं नगरों के हिस्से और किला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों में परकोटा के अंदर शहर के वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट में एक और पक्के परकोटा का किला था। यह नगर के बाहर के परकोटा से ज़्यादा मजबूत था। इस किले में नगर के राजा, पुजारी, सेनापति, व्यापारी और अन्य अधिकारी रहते होंगे। अब बात करेंगे बुर्ज की। शहर के अंदर के इस किले की विशेषता यह थी कि उसके वायव्य कोने में एक बुर्ज यानी कि टावर खड़ा था। इसका उपयोग उस दिशा से आने वाले आक्रमणकारी और खूंखार टोलियों के ऊपर नजर रखना था। यह बुर्ज किले का ही हिस्सा था। अब बात करेंगे मजदूरों की झोपड़ियों के बारे में। किले के उत्तर में परंतु परकोटा के अंदर मजदूरों की बस्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली हैं। ये मजदूर शायद ड्रेन की सफाई करने वाले कामगार थे। इन्हें किले के अंदर की बस्ती के लिए ज़रूरी परंतु उच्च वर्ग के साथ न रहने लायक समझा जाता था। बाहर के परकोटा के अंदर परंतु किले के बाहर सामान्य नागरिक रहते थे। इस तरह शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा राजा और उसके अधिकारियों का, दूसरा था सामान्य किसान, कारीगर, कलाकार, काश्तकार इत्यादि व्यवसायियों का और तीसरा था सफाई कामगारों का। परकोटा के बाहर किसानों के बड़े खेत होते थे। उनकी नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। अब बात करेंगे खंदक और प्रवेश द्वार के बारे में। मध्य पूर्व में खुदाई करने वाले संशोधकर्ताओं के मतानुसार सिंधु नगरों में भी नगरों के संरक्षण भीत यानी दीवार होनी चाहिए थी। परंतु 1946 ईस्वी में खुदाई के बाद पता चला कि हड़प्पा नगर की रचना भी वैसी ही थी जैसी सुमेर, उर बॉबीलोन और मोसोपोटामिया के शहरों की थी। यहाँ पूरे शहर को एक बाहरी संरक्षक दीवार, उसके बाहर बहते हुए पानी का एक खोल खंदक और उस खंदक के पानी के भीतर छुपा हुआ एक गुप्त द्वार तथा खंदक को पुल से पार करने के बाद नगर के प्रवेश के लिए परकोटा में ही छुपे हुए दरवाजे मिले। अब बात करेंगे पूर्व नियोजित नगर के बारे में। सिंधु नगर व्यवस्थित निर्माण किए हुए थे। रास्ते एक दूसरे को लंबवत कोण में काटते थे। पूरे शहर के भवन अलग अलग समूहों में विभाजित थे। घर रास्ते के दोनों ओर बने हुए थे। सभी घरों में चूल्हे, स्नान घर और मल वाहिकाएं थी।
पूरे शहर के लिए एक सामूहिक पीने का पानी की व्यवस्था थी। शायद पानी मिट्टी की नालियों द्वारा मुख्य नहर से या कुओं से घरों तक पहुंचाया जाता था। मिट्टी की यह व्यवस्था शहर अचलपुर में 1947 तक सार्वजनिक व्यवस्था थी। अब बात करेंगे मलवाहिका के बारे में। सभी सिंधु नगरों में रास्ते के दोनों ओर मलवाहक बंद नालियां पाई गई हैं। मुख्य नालियां इतनी बड़ी थी कि उसमें से ऊंचा आदमी भी खड़ा रहकर आ जा सके। हर घर की अपनी खुद की नाली थी और वह सार्वजनिक नाली से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा हर एक घर के बाहर दरवाजे से सटा हुआ कचरे का कमरा होता था। उसका दरवाजा रास्ते पर खुलता था तथा उस पर छप्पर नहीं होता था। यह व्यवस्था नगर के सफाई कामगार बिना घर में घुसे कचरा ले जा सकें इसलिए की गई होंगी। जहां सार्वजनिक नाली नहीं थी, ऐसे घरों का अपना खुद का एक चूसण यानी कि सोख्ता टैंक या नाद हुआ करती थी ताकि गंदा पानी रास्ते पर न बहे। अनाज भंडार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों नगरों में बड़े बड़े अनाज भंडार पाए गए हैं। सिंधु लोग जैसे उत्तम व्यापार करते थे उसी प्रकार उत्तम खेती भी करते थे। एक बात स्पष्ट है कि आपातकाल के लिए सिंधु नगरों में अन्न और पानी का अच्छा प्रबंध रहता था। अब बात करेंगे बहुभाषीय बहुवंशीय लोगों का जमावाड़ा। सिंधु नगर काफ़ी बड़े यानी कि 5-6 किलोमीटर के घेरे में होते थे। उनमें लगभग 10 लाख लोग रहते थे। खुदाई में जो मृत शरीर मिले हैं उनका वंशशास्त्र तथा मानव विकास आदि की दृष्टि से अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उस जमाने के सभी वंशों के लोग मौजूद थे। अब बारी आती है मुद्राओं की। सिंधु सभ्यता के सबसे कीमती अवशेष हैं सिंधु नगरों में पाई गई मुद्राएं। मुद्राओं पर चित्रों के अलावा लिपि भी पाई गई है। उस काल में मानव समाज में लिखने की कला विकसित होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। उस काल के तरक्की की चरम अवस्था थी। मुद्राओं पर अंकित चित्र एक शिंगे का, बैल का या सिंधु लोगों के देवता का या हाथी के होते थे। इन मुद्राओं पर चित्र के ऊपर हमेशा सिंधु लिपि के लेख हुआ करते थे। श्री सदार ने सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास के लेखक हैं वो लिखते हैं कि मैंने 2004 ईस्वी में यह लिपि पढ़ ली है और पाया है कि इन मुद्राओं का उपयोग व्यापारी अपना माल प्रदेश या देश में भेजने के लिए करते थे। इन मुद्राओं पर माल भेजने वाले व्यापारी का नाम, माल खरीदने वाले का नाम, माल का नाम, माल के नग या वजन, माल ले जाने वाले जहाज का नाम इतना ही लिखा होता था। लिपि के अलावा अनपढ़ मजदूर के लिए माल के मालिक का नाम पहचानने में आसानी हो इसलिए प्रत्येक मुद्रा पर एक चित्र अंकित होता था। वह शायद भेजने वाले मालिक का चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क हो। यहाँ जो असंख्य चीज़ें खुदाई में मिली हैं वे हैं खुदे हुए सेलखड़ी की मुद्राएं, पत्थर के तौलने के वजन, शंख के नापने के साधन, मिट्टी के बर्तन, रत्नों के जेवर, मनुष्य और प्राणियों की मूर्तियाँ, लिंट के पाते, पीतल के हथियार और मिट्टी के सादे और रंगीन बर्तन। इसके साथ ही तांबे की मूर्तियाँ और मछली पकड़ने के हुक भी मिले हैं। अब बात करेंगे धातु की। सिंधु नगरों में सोना बड़ी मात्रा में पाया गया है। यह सोना दक्षिण भारत के हैदराबाद, मैसूर, आंध्र जैसे प्रदेशों से आता था। सिंधु नगरों के सोने में इलेक्ट्रॉन नाम के मिश्र धातु की मात्रा पाई जाती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन दक्षिणी प्रदेशों की खानों में सोने में पाई जाती हैं। यह बात एक बहुत बड़े तथ्य को उजागर करती है। वह तथ्य है कि सिंधु सभ्यता न केवल सिंधु घाटी की सभ्यता थी बल्कि वह पूरे भारत में फैली हुई थी। खुदाई में अन्य धातुएं थी तांबा और कांसा। शस्त्र, हथियार और बर्तन तांबे और कांसे के बने होते थे। पुतले भी ढलाई द्वारा कांसे के ही बनाए जाते थे। मछली पकड़ने के काम में आने वाले तांबे के अंकुड़ भी मिले हैं। सिंधु लोगों को शायद पीतल भी मालूम होगा क्योंकि जो लोग तांबा और टीन से कांसा बना सकते थे वे तांबे में जस्ता मिलाकर पीतल तो बना ही सकते थे। धातु के बाद बात करेंगे जेवरात के बारे में। सिंधु नगरों में कई प्रकार के मणिक यानी कि रूबी और रत्न पाए गए हैं। यहाँ एक गले का हार यानी कि नेकलेस पाया गया है। इसमें 2 मणिक मड़ियों के बीच में एक एक सोने की तश्तरी पिरोई होने से हार की शोभा देखते ही बनती है।
हार के मध्य में एक लोलक भी लटका हुआ है। सिंधु सुनारों की रंग संगति का ज्ञान इससे व्यक्त होता है। इस प्रकार की कुशलता हासिल करने के लिए जरूरी था कि गहने बड़े पैमाने पर बनाए जाएं। यह सिद्ध करता है कि सोने और रत्नों के आभूषण पहनना सिंधु जनता के लिए आम बात थी। बात करते हैं बर्तनों की। सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की मुद्राओं के अलावा मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं। जो बर्तन बड़ी संख्या में मिले हैं वह सुराही नुमा पात्र है। यह बाहर से काला रंग का होता था तथा कभी कभी उसकी बैठकी यानी कि पेडेस्टल भी होती थी। मिट्टी के बर्तनों के अलावा यहाँ मिट्टी के ढक्कन, मणि तथा भट्टी की ईंटें भी मिली हैं। अगर वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्रों में यहाँ कपास, ऊन और रेशम के वस्त्र भी मिले हैं, जो ये दर्शाते थे कि वे लोग इन सभी प्रकारों का धागा निकालना तथा बुनाई करना भी जानते थे। इस काम के लायक लकड़ी तथा मिट्टी के चरखे भी मिले हैं। इस प्रकार यह एक उन्नत जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के साधन सिंधु लोगों के पास थे। बात करते हैं प्राणियों के बारे में। सिंधु नगरों की खुदाई में बैल और गायों के कंकाल बड़ी संख्या में मिले हैं। इसी प्रकार यहाँ हाथी, ऊंट, दरियाई घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं। घोड़े का एक पुतला मिला है जो ये दर्शाता है कि सिंधु लोग घोड़े से भी परिचित थे। ऐसा कहा गया है कि हाथी के कंकाल तथा मिट्टी की मुद्राओं पर बने हाथी के चित्र भी मिले हैं। सिंधु लोग हाथी दांत की चीज़ें भी बनाना जानते थे। अब बात करते हैं बैलगाड़ी की। सिंधु जन बैलगाड़ी की खोज करने वाले प्रथम मानव थे। उस बैलगाड़ी के और आज के पंजाब और सिंध के ग्रामीण इलाके में उपयोग होने वाली बैलगाड़ी में इतने साल के अंतराल के बाद कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा। हड़प्पा की खुदाई में सतह से 14 फीट नीचे बैलगाड़ी की लीक मिली है। इस लीक की चौड़ाई 3 फुट 6 इंच की है और आज के बैलगाड़ी के पैमाने से बिल्कुल मिलती जुलती है। अब बात करेंगे व्यापार से जुड़े अवशेषों के बारे में। सिंधु लोग दुनिया के प्रथम व्यापारी थे जो अपना देश छोड़कर दूर दूर तक समुद्री तथा खुश्की यानी कि स्थल मार्ग के मार्ग से व्यापार करते थे। उनका परदेश व्यापार सुमेर तथा ईरान से बड़े पैमाने पर होता था। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड में गेहूं और जौ की वही प्रजातियां पाई गई हैं जो सिंधु नगरों की खुदाई में मिली हैं। ये बात दर्शाती है कि सिंधु नगरों का यूरोप के दक्षिण किनारे तक व्यापार होता था। उस समय पूरा यूरोप ग्रीस समेत अंधकार की घोर निद्रा में सोया हुआ था या आदिम अवस्था में था। सिंधु नगरों के बाहर के सिंधुस्तान का व्यवसाय मुख्यतः खेती का ही था, पर सिंधु नगरों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार ही था। अब बात करेंगे कृषि की। सिंधु लोग बहुत अच्छे किसान भी थे। उस इतिहास पूर्व काल के लिए वह बहुत ही गर्व की बात थी। शायद वही दुनिया के सबसे पहले विकसित किसान थे। ये कृषि के साथ में अन्य धंधे भी करते थे। सिंधु नगरों की खुदाई में तांबे के मछली पकड़ने के आंकड़े यानी कि हुक पाए गए हैं। उससे यह अनुमान लगता है कि सिंधु लोग मछली पालन या पकड़कर बेचने का धंधा करते थे। मिट्टी की ईंटें पकाना तथा उनसे मकान बनाना आम था। वे उम्दा भवन निर्माता थे। उनके बनाए मकानों के नक्शे 1947 के विदर्भ के धनी किसानों तथा अन्य व्यवसायियों के मकान में पाए जा सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, सिंध इन प्रदेशों की तो बात ही कुछ और है। वे लकड़ी का काम अच्छा जानते थे। वे अच्छी बैलगाड़ियाँ और समुद्र में चलने वाले नावें भी बनाते थे। उनके घर के दरवाजे लकड़ी के होते थे। वे सोना चांदी के जेवरात बनाते तथा उनमें रत्न तथा मणिक भी करते। वे तांबा और कांसे के पुतले, बर्तन, शस्त्र तथा औजार बनाते थे। इन सब बातों का सबूत भी मिला है और वो सबूत है उत्खनन से मिला 3 अवस्था वाला एक नर्तकी का कांसे का नग्न पुतला। वे चमड़े की वस्तुएं बनाना भी जानते थे। वे सुई धागा का उपयोग जानते थे। ये सब चीज़ें खुदाई में पाई गई हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि आज से इतने साल पूर्व उन्नत करने वाला भारत आज सब देशों के नीचे कैसे पहुंच गया। ये बात सोचनीय है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सिंधु घाटी सभ्यता और उसका विनाश नामक पुस्तक से ले सकते हैं, जिसके लेखक हैं प्रकाश रत्न गौतम जी। छोटी सी जानकारी आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।